उसको मैं रख रहा हूं। नेपाल एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। दस वर्ष के जंगजुद्ध और 19 दिनों के ऐतिहासिक जन आंदोलन के बाद नेपाली जनता को 250 साल के राजतंत्र से मुक्ति मिली, नए गणतांत्रिक नेपाल की स्थापना हुई और संविधान सभा के चुनाव के साथ एक नए संविधान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह सारा कुछ 2006 में तत्कालीन सरकार और माओवादियों के बीच संपन्न विस्तृत शांति समझौते के अंतर्गत हुआ। अप्रैल 2008 में संविधान सभा के चुनाव हुए और तय हुआ कि 28 मई 2010 तक देश को एक नया संविधान मिल जाएगा। यह सही अर्थों में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला गणतांत्रिक नेपाल का पहला संविधान होगा। लेकिन अगस्त 2008 में माओवादियों के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद से ही उन ताकतों की सक्रियता बढ़ गई जो सदियों से राजतंत्र के अधीन ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त कर रही थी और जिन्हें लगता था कि नया संविधान उन्हें सामान्य लोगों की श्रेणी में ला देगा। राजतंत्र तो भौतिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन सामंतवादी तत्व तो अभी भी मौजूद थे जो विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों में किसी न किसी रूप में सक्रिय थे। शांति समझौते का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन सेनाध्यक्ष रुकमंगल कटवाल ने जब नई भर्तियां की और लगातार सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रचंड ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें फिर से बहाल किए जाने से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनमें प्रचंड की सरकार को अपदस्थ होना पड़ा। देखा जाए तो नेपाल की राजनीति में उस समय से ही जो संकट पैदा हुआ वह लगातार बढ़ता चला गया। यहीं से भारत सरकार के हस्तक्षेप को हम सबने महसूस किया। उन दिनों नेपाल स्थित भारतीय राजदूत के वक्तव्यों ने लगातार स्थिति को बिगाड़ने में आग में घी का काम किया। माधव नेपाल के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन तो हुआ, लेकिन उसे नेपाली जनता अपनी सरकार नहीं मान सकी। उसे हमेशा लगा कि यह सरकार एक कठपुतली सरकार है जो भारत के इशारे पर काम करती है। पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को देखें तो साफ पता चलता है कि नेपाल जिस अग्रगामी दिशा की तरफ बढ़ रहा था उससे प्रतिगामी शक्तियां खुश नहीं थीं और वे इसे हर कीमत पर विफल करना चाहती थी। अचानक देखा गया कि राजतंत्र समर्थक सामंती तत्वों ने नेपाल के नए धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बदलकर फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठाई और उधर अपदस्थ राजा ज्ञानेंद्र ने भी राजशाही की वापसी का संकेत दिया। माधव नेपाल सरकार के कुछ मंत्रियों ने खुलेआम ऐसी बातें की जो अग्रगामी परिवर्तन के लिए बेचैन नेपाल के मिजाज के सर्वथा खिलाफ था। संविधान निर्माण का काम अब गौर हो गया था। 28 मई की तारीख नजदीक आने के साथ जनता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। संविधान सभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी एकीकृत नेकपा माओवादी को अलगाव में डाल दिया गया था। नए संविधान की चिंता आम जनता को थी जिसकी अभिव्यक्ति यह पार्टी कर रही थी। संविधान सभा के चुनाव और नए संविधान के निर्माण का नारा भी इसी का था। अन्य दोनों बड़ी पार्टियां नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले शुरू से ही नए संविधान के खिलाफ थीं और उनका मानना था कि पुराने संविधान में ही संशोधन कर दिया जाए, लेकिन व्यापक जनमत के दबाव ने उन्हें भी यह नारा अपनाने को मजबूर कर दिया था। प्रचंड के तमाम आश्वासनों के बावजूद भारत सरकार सशंकित रहती थी। माओवादियों को जब लगा कि ऐसी स्थिति में संविधान का निर्माण नहीं हो सकता तो उन्होंने राष्ट्रीय आम सहमति की सरकार बनाने की मांग की और इस मांग के समर्थन में जन आंदोलन का कार्यक्रम तैयार किया। नेपाली जनता इस कार्यक्रम के साथ खड़ी दिखाई दी। प्रधानमंत्री माधव नेपाल ने इसे महसूस किया और कहा कि राष्ट्रीय सहमति की सरकार बनाने के लिए वह त्यागपत्र देने को तैयार है, बशर्ते माओवादी नेतृत्व प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचंड की बजाय किसी और व्यक्ति का नाम प्रस्तुत करे। दुर्भाग्य से इसी आशय का संकेत भारत सरकार ने दिया, जिससे नेपाली जनता के बीच बहस का मुद्दा यह हो गया कि प्रधानमंत्री पद का चयन सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी करेगी या दूसरे लोग। प्रधानमंत्री माधव नेपाल ने सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए थिम्पू जाने से पहले अपने पद से इस्तीफे की बात की थी, लेकिन वापस लौटने पर उनकी भाषा बदल गई। नेपाल और भारत के कुछ अखबारों ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर माधव नेपाल ने ऐसा किया। इसकी पुष्टि उस समय हो गई
जब माधव नेपाल की ही पार्टी नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया कि थिम्पू से लौटने के बाद पार्टी की पोलिट ब्यूरो की बैठक में माधव नेपाल ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री का उनको भरपूर समर्थन प्राप्त है और अब वे इस्तीफा नहीं देंगे। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यह नेपाल की जनता को अपने भाग्य का फैसला खुद करने के उसके अधिकार से उसे वंचित करती है। यह पड़ोसी देश के आंतरिक मामले में जबरदस्त हस्तक्षेप है। इन स्थितियों के खिलाफ नेपाल की जनता ने शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता अपनाया है। 1 मई से ही काठमांडू की सड़कों पर लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल के विभिन्न शहरों में इस तरह के प्रदर्शन जारी हैं। जनता की मांग है कि माधव नेपाल की मौजूदा सरकार इस्तीफा दे ताकि राष्ट्रीय सहमति की सरकार का गठन हो सके और संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो। जनता को आशंका है कि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी और यथास्थितिवादी शक्तियां इस प्रयास में लगी हैं कि 28 मई तक संविधान न बन सके और वैसी हालत में संविधान सभा को भंग कर देश में राष्ट्रीय शासन लगा दिया जाए। इस प्रकार पिछले दरवाजे से राजावादी ताकतें एक बार फिर सत्ता में आ जाएंगी। भारत नेपाल जनता मंच इन षड्यंत्रों के खिलाफ नेपाली जनता के संघर्ष का पुरजोर समर्थन करता है। हमने नेपाल में परोक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप का हमेशा विरोध किया है और हम नेपाली जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं। हम मानते हैं कि पड़ोसी देश की खुशहाली के साथ हमारी भी खुशहाली जुड़ी है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि नेपाली जनता की आकांक्षाओं का वह सम्मान करे ताकि शांति प्रक्रिया एक तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचे और संविधान निर्माण का कार्य सुचारू ढंग से संपन्न हो सके। यह हमारा स्टैंड है। भारत नेपाल जनता मंच का यह पक्ष है और इसी को ध्यान में रखकर आज की बैठक भी बुलाई गई है। इस स्टैंड को हम लोग अतीत में भी कई बार अपनी बैठकों में रख चुके हैं और घटनाओं ने बताया है कि हमारा स्टैंड सही था। हम नेपाली जनता के संघर्ष में जिस तरह से हमने उसका साथ दिया, यहाँ से जो नैतिक समर्थन हमने दिया, वही नेपाली जनता राजतंत्र को समाप्त कर सके और जो लोग उस संघर्ष के खिलाफ थे उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन आज फिर वे सारी ताकतें अपने को एकजुट करने में लगे हैं और बहुत दुख की बात है कई विदेशी ताकतें जिसकी नुमाइंदगी इस समय बिल्कुल भारत बहुत खुल के जहां उसने एक समय 12 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग से लेकर के और आगे शांति समझौते तक सकारात्मक भूमिका निभाई, चाहे कारण जो भी रहे हों। लेकिन आज भारत की जो भूमिका है उसने एक पड़ोसी देश को पूरी तरह से भारत विरोधी बना दिया है और ये बड़ी थिन लाइन होती है। सरकार विरोधी होते होते कब वो चीज पूरी एक भारत के खिलाफ हो जाए, क्योंकि ऐसी ताकतें भी वहां सकते हैं जो कोशिश कर रही हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो सेंटिमेंट है आम जनता का, उसको एंटी इंडियन पीपुल सेंटिमेंट कर दिया जाए। तो ये हम लोगों के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ कि आज की बैठक में हम लोगों के बीच नेपाल से जो हमारे साथी आए हैं उनसे ज्यादा फर्स्ट हैंड अकाउंट कोई नहीं दे सकता आज, तो वो कुछ बात करेंगे। प्रोफेसर रणधीर सिंह जी हैं जिनके विश्लेषण के हम लोग हमेशा कायल रहे हैं और फिर जो सवाल जवाब होगा ऑडियंस का उससे भी बहुत सारी बातें निकलेंगी। तो किसी तरह यह बैठक एक सकारात्मक रूप ले सके, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद बुधवा जी। अब मैं आपका हरी सुनना लेते हुए श्री फागू शेट्टी जी से गुजारिश करूंगा जो अपनी बात कार्यक्रम के अध्यक्ष जो कि हम सभी के लिए सदैव एक प्रेरणा की स्रोत रहे हैं, कॉमरेड रणधीर सिंह जी,
और इस सॉलिडेरिटी से संबद्ध साथियों, जिन्होंने हर एक संकट के दौर में हमारे साथ ऐक्यबद्धता का हाथ बढ़ाया है। मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और मैं अब सीधे विषय वस्तु पर प्रवेश करना चाहता हूँ। तो अब हमारी हिंदी वैसी ही है, जरा उसको संभाल कर। तो जैसे कि मुझे याद होता है कि चिले में जब पॉपुलर यूनिटी में बहुमत प्राप्त की थी 70s में, तो हेनरी किसिंजर का एक बयान आया था तुरंत बाद कि चिले की जनता की लापरवाही के कारण चिले को हम कम्युनिस्ट रास्ते पर जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी गड़बड़ी संविधान सभा के निर्वाचन में हुई। नेपाल की जनता की लापरवाही से माओवादी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई। तो इधर की जो शक्ति है, साउथ एशिया के जो शक्ति अपने को समझते हैं, और नेपाल के भी जो सभी लोग हैं, उनका एक फार्मूला था। हम लोगों ने बहुत पहले से सुना है कि पहले नेपाल के बारे में 2 पिलार थ्योरी तैयार की गई कि एक पिलार संवैधानिक राजतंत्र, दूसरी पिलार बहुदलीय प्रजातंत्र। तो उसको तो हमने एक संघर्ष करके उखाड़ फेंक दिया उस पिलार को। तो उसके बाद साउथ एशिया के जो शक्ति है वो सोचने लगे कि उनकी एक फॉर्मूला बनी, राजा की साइज को घटाना, माओवादी को उसके नाखूनों और दांतों को तोड़कर एक संसदीय पार्टी में बदल डालना, और जो संसदीय पार्टी है नेपाल की जिसकी साख गिर चुकी थी, उनको थोड़ा डेटिंग पेंटिंग करके जनता के सामने खड़ा करना। तो ये एक फॉर्मूला दिखलाई देती थी। तो ये फॉर्मूला निर्वाचन में, गत जो संविधान सभा के लिए नेपाल में निर्वाचन हुआ, तो उस निर्वाचन में माओवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आई। नेपाली कांग्रेस यूनियन जो वहाँ की 2 बड़ी पार्टी है और जिनके साथ भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की बहुत अच्छी संबंध रही है, तो वो दोनों पार्टी को एक साथ मिलाने पर भी उनकी नंबर, माओवादी ने जो मत प्राप्त किया है वो नंबर तक नहीं पहुंचती है। तो यही सबसे बड़ी तकलीफ की बात हुई। तो वहां से जैसे कि एक प्रक्रिया सतहगत रूप से हम देखें तो इसका डिरेल कैसे हुआ कि पहले एक था कि सहमति, जब तक संविधान नहीं लिखी जाती है तब तक सहमति सिस्टम को ही आगे लिया जाए, मतलब 2/3 मेजोरिटी हो। जैसे अभी भी एक प्रावधान है कि संविधान को लिखकर लागू करने में 2/3 बहुमत, वहां जो पार्लियामेंट या मतलब संविधान सभा बनी है उसकी 2/3 मत चाहिए। तो इसका मतलब सहमति चाहिए। वहां के जो मेजर पार्टी है उनकी सहमति के बगैर संविधान लागू नहीं हो सकती है। तो सरकार के बारे में भी ऐसी ही थी पहले कि सरकार भी एक सहमति की सरकार बनी जो सहमति से संविधान की ड्राफ्ट कर सके। लेकिन बीच में हमारे सामने एक मतलब वहां की संसदीय पार्टी ने एक चीज को रखा कि और बहुत पहले भी हमें बिना मांगा हुआ नुस्खा मिलता रहता था।
जो हम मांग नहीं करते तब भी हमें सुझाव और सलाह निःशुल्क मिलता रहता है। जैसे पहले वो 2 पिलार थ्योरी का मिलता था कि आपका जो 2 पिलार है वो पिलार को बनाए रखिए। तो उसके बाद हमें मिलने लगा क्या है, राजा तो एक बगल में बैठा रहेगा, आप लोग चलाइए, आप लोग का है ही है सब चीज। तो ये बहुमतीय प्रणाली में ले जाने के लिए हमारे सामने ये चीज रखा गया कि अगर राजतंत्र को हटाना है तो आपको बहुमतीय में आना चाहिए, मतलब एक अमेंडमेंट करें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक अमेंडमेंट करें जिससे कि बहुमतीय सिस्टम शुरू हो जाए। तब तो हम राजतंत्र को हटाने में सहमत होंगे। अगर आप वो कंसेंसस का पॉलिटिक्स में ही रुके रहेंगे तब तो राजतंत्र हटाने में हम साथ नहीं देंगे। तो हमारे लिए कोई चारा नहीं था, हम राजतंत्र को तो हटाना ही चाहते थे। तो हमारी हालत वही हुआ, वो अभिमन्यु का जब चक्रव्यूह के सामने होता है, इसको तोड़ने पहले अब निकलने के लिए है, यहाँ भीमसेन भी है, दूसरे भी है देखने के लिए इसी टाइप का। तो हमने सोचा कि राजतंत्र को हटा दे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब एक चीज देखा गया कि जब आंदोलन होता है, जनता आंदोलन रहता है, कि नेपाल का जैसे हिस्ट्री रहा है बहुत ही गौरवशाली है कि हर 5-10 साल में वहां का जनता सड़क में आ जाता है। वो बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन 60 साल से ऐसा संघर्ष चलता आ रहा है। हर बार ऐसा होता है कि जो संघर्ष का नेतृत्व करते हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन संघर्ष में भागीदारी लेने वाला जो जनता है वो पराजित हो जाता है। मतलब हमारा वहां का ट्रेजेडी है, हर 5-10 साल में आंदोलन होता है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो वर्ग है, जो तबका है छोटा, वो जीत जाता है, मतलब वो शासक वर्ग में उसकी तब्दीली हो जाती है और उनके पीछे जो जनता चलते हैं वो पराजित हो जाते हैं। ये 60 साल से ऐसा होता आ रहा है, जनतंत्र के लिए जो लड़ रहे हैं 60 साल से, तो इसमें यही होता आ रहा है। तो जब आंदोलन हो रही थी तो देखिए नेपाली कांग्रेस के लोग या एमआलए के जो लोग हैं, यूएमएल के लोग, इनके राजनीतिक कार्यसूची में संघीयता कभी नहीं था। मतलब फेडरलिज्म की कोई अवधारणा उनकी राजनीतिक कार्यसूची में नहीं था, गणतंत्र भी नहीं था। उनका जो थ्योरेटिकल पोजीशन है वो संवैधानिक राजतंत्र तक था। वो तो आंदोलन भी और उनके अंदर के जो युवा सोच रखने वाले, तरुण सोच रखने वाले जो कार्यकर्ता है, उनके दबाव पर वो गणतंत्र के मुद्दे पर आए। तो ये संघीयता का और ये उत्पीड़ित जाति, क्षेत्र, लिंग की जो मांग है, समस्या है, इनको एड्रेस करने की जब बात चली तो वो आंदोलन के कारण, आंदोलन के दबाव में वो सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए। जहां नेपाल का रिस्ट्रक्चर होगा और नेपाल की पूरी जाति, लिंग, क्षेत्र, वहां के तराई, मधेश, ये सभी जनता के समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ये सिद्धांत उन्होंने माना। लेकिन जब अब संविधान बनाने की बारी आई, या मतलब हर दिन, हर समय जनता तो आंदोलन में नहीं रहता है। जब जनता अपने अपने घर चले गए, अपने अपने पैसा में चले गए, तब षड्यंत्र का दौर शुरू हुआ कि अब इसको कैसे अपाहित किया जाए। मतलब अब एक बात साफ साफ कह दें कि भारतीय जनता के जो आंदोलन है उसके प्रति हम लोग बहुत ही ऋणी है, क्योंकि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म
भारत के कम्युनिस्टों की प्रेरणा से ही हुई थी और यहाँ से हमें हर वक्त जन स्तर से हमें सहयोग मिला है। लेकिन भारत का जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी हमारे नेपाली कांग्रेस और यूएमएल के लिए मॉडल बना हुआ है। मतलब जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो उनके दिमाग में तुरंत भारत आ जाता है, मतलब वो बियॉन्ड इंडिया देखते ही नहीं है। तो अब इंडिया में हम लोग देखते हैं कि यहाँ महिलाओं का समस्या आज भी वैसी ही है। आज भी सती को ग्लोरीफाइड करते हैं। एक नेता जाके दूसरी नेता ब्यूटी कंटेस्ट का उद्घाटन करते हैं एक ही पार्टी के। भारत की स्थिति ये है और यहाँ की राष्ट्रीयता की जो समस्या है वो हम देख ही रहे हैं। कल नागा को कुचलने के लिए मध्य प्रदेश और बिहार के जवानों को वहां ले जाया गया और जब मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जब लड़ाई होती है तो नागा सिपाही को लाकर कुचल दिया जाता है। तो राष्ट्रीयता का यही हालत है। और यहाँ की जो जातीय समस्या, यहाँ की क्षेत्रीयता की समस्या, यहाँ की महिलाओं की जो समस्या है वो यहाँ की प्रजातंत्र ने समाधान नहीं किया है। तब भी यहाँ डांस ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलता है हर 5 साल में। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा मानना क्या है कि डेमोक्रेसी कई एक ही मॉडल नहीं है, केवल भारत का केवल बेलायत या केवल मॉडल नहीं है। तो जैसे हम यहाँ की प्रजातंत्र और यूरोपीय प्रजातंत्र या अमेरिकी प्रजातंत्र को भी देखें तो कई मायने में अंतर है। उन्होंने संघर्ष करके, बहुत लंबी संघर्ष करके महिलाओं की समस्या को, राष्ट्रीयताओं की समस्या को टू सम एक्सटेंट हल किया है। वैसे वहां भी है, मतलब राष्ट्रीयता की समस्या, ये सब समस्या है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। जैसे आज भी देखें तो बेलफास्ट में आज भी शीशा का दीवार बनाकर कैथोलिक एक तरफ और प्रोटेस्टेंट एक तरफ, आयरिश एक तरफ और प्रो ब्रिटिश लोग एक तरफ रहते हैं। ये समस्या है वहां पर भी, लेकिन इतना तीव्र नहीं है जैसे कि यहाँ पर है। तो हम अभी चाहते हैं, नेपाल में चाहते हैं कि जब इतना बड़ा लड़ाई हुआ, इतना बड़ा संघर्ष हुआ, तो कम से कम इन समस्याओं को एड्रेस किया जाए। महिलाओं की, मधेसी की, उत्पीड़ित क्षेत्र की समस्या को हल किया जाए। तो इसमें नेपाली कांग्रेस और यूएमएल के लोग हमारे साथ सहमत नहीं हुए हैं अभी तक। तो वहां सहमति का मतलब होता है वो उन राजनीतिक एजेंडाओं पर सहमत हो जाता है। अब दिखाने के लिए तो एक राष्ट्रीय सरकार की बात है, ये सब है, लेकिन उसका आंतरिक बात यही है कि इन मुद्दों पर उनको सहमति जताना चाहिए। जब तक नेपाली जनता आंदोलन करके उसको बाध्य नहीं कर देती है तब तक वो इसको स्वीकार नहीं करते। यही उनका ट्रेडिशन रहा है, चाहे गणतंत्र के मुद्दे में कहें चाहे और मुद्दे में। तो अभी वर्मा जी ने रखा है यहाँ, तो देखिए अब हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी एक उत्पीड़ित राष्ट्र तब तक मुक्त नहीं हो पाएगा, वो अकेले अपने लड़ाई से तो मुक्त हो नहीं पाएगा। जो उत्पीड़क राष्ट्र है उनका प्रगतिशील इच्छा अगर उत्पीड़ित राष्ट्र के साथ ऐक्यबद्ध न हो तब तक तो मुक्त नहीं हो पाएगा। संसार का इतिहास यही कहता है। जैसे भारत और नेपाल के संदर्भ में देखा जाए तो पहले अविभाजित सीपीआई में नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग को मिलाकर एक बुरखास्तान, एक अलग राज्य बनना चाहिए, तो एक सिद्धांत ले लिया था। सीपीआई के उस वक्त के 2 मेंबर गणेशलाल सुब्बा और रतनलाल ब्राह्मण, उनके प्रस्ताव पर सीपीआई ने इस चीज को मान लिया था। तो देखिए मतलब ट्रेजेडी
कि जिस सीपीआई ने एक गोरखास्थान अलग देश बनाने की सोच रखी थी, तो आज वहां एक भारत के संविधान के तहत एक राज्य बनाने के लिए जब गोरखा लड़ रहे हैं, तो वामफ्रंट क्या कर रही है बंगाल की, वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए जब तक भारतीय जनता का जनतांत्रिक आंदोलन मतलब एक हद तक विकास नहीं करता है, तब तक हमें अपनी प्राथमिकता अपने ही निर्धारण करने के लिए हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। हम ये मतलब समझा पाए या नहीं, मतलब भारत में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, वो मूवमेंट जब तक एक निश्चित हद तक आगे नहीं बढ़ती है, तब तक हम अपनी प्रायोरिटी, हमारे जैसे छोटे जो पड़ोसी मुल्क देश हैं, हम अपनी प्रायोरिटी अपना खुद चुनाव नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है वो दूसरा कोई बोल देता है, आपके लिए ये ठीक रहेगा। एजुकेशन सिस्टम हमें क्या चाहिए, दूसरा कोई कह देता है कि आपको एजुकेशन सिस्टम ही चाहिए। तो ये सब प्रिस्क्रिप्शन हमें मिलता रहता है, तो हम इसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है उसका एक डायमेंशन ये है कि हम अपनी प्राथमिकता खुद ही सूचीबद्ध करेंगे और उसके लिए हम सहयोग मांगेंगे हमारे पड़ोसियों से। तो अभी जैसे आपने देखा कि नेपाल चल रहा है कि काठमांडू की सड़क में 1 मई में श्रमिक दिवस मनाने के अवसर पर 5 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे। उसके पहले बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेशन हुआ कि अब हिंसा होगी, ये होगी, सेना परिचालन करेंगे, अब पुलिस परिचालन करेंगे, पैरामिलिट्री परिचालन करेंगे, ये सब चीज बहुत ही ज्यादा मतलब प्रचार किया गया कि जनता ना आवे इस भय से। लेकिन उसके बदले में जनता आई। तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी कहते हैं कि वो जनसमूह की संख्या 3 लाख से ऊपर थी। ये केवल हमारा नहीं, सभी स्वतंत्र पर्यवेक्षक जो अपने को कहते हैं उनका भी यही कहना है कि 3 लाख से ऊपर थी। तो वहां पर हिंसा की कहीं भी एक छोटी सी घटना भी नहीं हुई। तो हमारे लोग काठमांडू को, हमारे जो युवा हैं वो काठमांडू को सफा कर रहे हैं, काठमांडू को व्यवस्थित कर रहे हैं और कहीं पर भी हिंसा नहीं है। और जहां तक वो जनता को डराने की जो बात है कि सेना परिचालन करेंगे, ये करेंगे, तो इससे नेपाली जनता नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हमारे मित्र ही आए हैं। मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जनता ये जानती है कि हम लड़ाई करके ही एक कम्युनिस्ट के रूप में जी सकते हैं। जिस दिन हम लड़ाई बंद कर देंगे तब हम कम्युनिस्ट के रूप में जिंदा नहीं हो पाएंगे, ये जानते हैं। और जहां तक सेना परिचालन करने की बात है कि नेपाल के 25,000 ग्राम में, छोटे छोटे ग्राम में हमारी पार्टी की यूनिट है, हमारी पार्टी की इकाइयां हैं। और नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन एक अलग ढंग से आगे बढ़ रहा है। देखिए, उस पर क्रिटिसिज्म होगा, उस पर डिबेट होगा। ऐसे अब कहें, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं कि अभी यहां दूसरी पार्टी का तो बात छोड़िए, अगर ये बम्बईया फिल्म के हीरो और हीरोइन आकर सीपीएम पार्टी के जलसा में नाचना शुरू कर दे या प्रकाश करार के साथ हाथ मिला के नाचे, तो शायद उनको रिजाइन करना पड़ेगा दूसरी सुबह।
लेकिन नेपाल में वहाँ के जितने भी गायक हैं, कलाकार हैं, सिनेकर्मी है, रंगकर्मी है, सब आंदोलन में आए हुए हैं, सब आंदोलन में सहभागी हैं। तो आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो जागरण नेपाल के कोने कोने तक पहुंचा है, जहां गाड़ी नहीं जाती, दबाव नहीं जाती, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर भी ये चेतना पहुंची है। ये चेतना गई है। तो हम सोचते हैं ये चेतना जब सब जगह गई है तो बैरक में नहीं गई होगी। मिलिट्री की जो बैरक है नेपाल का, उसमें ये नहीं खुशी होगी। यही जनता हमें टैक्स देकर हमें पालती है और इसी के खिलाफ हमको लड़ाई करना है। तो ये बात वो भी समझने लगे। तो अगर अभी इस आंदोलन को कुचलने के लिए अगर सेना डिप्लॉय करेंगे तो ये सत्ताधारी लोगों के लिए भी एक सुसाइडल होगा। हाँ, इसके कारण नेपाली जनता को कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत तकलीफें बढ़ेगी। हमें से बहुत सारे की कत्लेआम हो सकती है, हत्या हो सकती है, लेकिन सत्ताधारी वर्ग वो चुपचाप उसको ऑपरेशन करके वो बैठ जाएंगे गद्दी में। ऐसी स्थिति नहीं होगी। ये नेपाल के कंटेक्स्ट में ये इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, ये खास करके भारत में जो नीति निर्माता हैं, तो उनके साथ हम एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमको पता है कि भारत कितना बड़ा है, आर्थिक रूप से इसने कितना उन्नति किया है, इसका क्या साइज है, हमें पता है। और हम एक दोस्त की तरह रहना चाहते हैं। मतलब हम इंडिया के साथ दोस्ती चाहते हैं। हमें पता है कि हम चेंज नहीं कर सकते पड़ोसी को, हमें एडजस्ट करना है और एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के सिद्धांत के तहत हमको रहना है। लेकिन मतलब हम भारत के साथ भूटान का जैसा सुमधुर संबंध नहीं बनाना चाहते। उत्तराखंडी संबंध हम नहीं चाहते। और आज की दुनिया में नेपाल को देखकर, नेपाल की जनता की जागरण को देखकर, नेपाल की भौगोलिक अवस्थिति को देखकर भारतीय नीति निर्माता को ये सोचना चाहिए कि सभी देश भूटान नहीं बनते हैं। तो अगर हम इतिहास को देखें तो बर्मा के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध था। आंग सान सू की पढ़ाई लेडी श्रीराम कॉलेज में हुई थी। बर्मा के सारे लोग दार्जिलिंग, कश्यांग, कालिम्पोंग में पढ़ने आते थे। लेकिन आज बर्मा कहां पहुंचा है? आज भारत का क्या संबंध है बर्मा के साथ? तो इसीलिए हम ये नहीं कहते कि नेपाल बर्मा बन जाएगा, नेपाल कोई मिलिट्री जुंटा के हाथ में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ की नीति निर्माता को जानना चाहिए कि हर देश भूटान नहीं बनती है। इसीलिए इस बदली हुई परिस्थिति में, इस परिवर्तित संदर्भ को समझकर हम एक अच्छे दोस्ती करना चाहते हैं, एक अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं भारत के साथ। लेकिन संप्रभुता बड़ी और छोटी नहीं होती है। बड़ी देश की संप्रभुता बड़ी और छोटी देश की संप्रभुता छोटी नहीं होती है। संप्रभुता ही होती है, डिग्निटी होती है। इसलिए हमें मतलब अपना पॉलिटिकल कोर्स चुनने का पूरा हक है। तो भारत के नेता से हम ये नहीं मतलब सुनना चाहते
दिखाते हैं कि नेपाल के लिए ये व्यवस्था ठीक है, ये चाहिए, वो चाहिए। जैसे अभी हमारे पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रचंड नहीं होना चाहिए, अमुक नहीं होना चाहिए। तो ये नेपाली जनता तय कर दिया ना। तो नेपाली जनता ने प्रचंड की अध्यक्षता वाले, प्रचंड की लीडरशिप वाले पार्टी को उतना बड़ा मत दिया। अगर डायरेक्ट इलेक्शन की रिजल्ट देखा जाए तो हम बहुमत में हैं, खाली वो समानुपातिक निर्वाचन के कारण हम बहुमत से थोड़ा पीछे हैं। तो अभी ये कहना कि प्रचंड नहीं होना चाहिए, दूसरे कोई भी हो, तो इस टाइप की जो बात आती है ये बहुत ही अप्रिय लगता है। तो वो तो हम क्या कह रहे हैं कि अभी भी सहमति में चला रहा है, जहां से ये डिबेट हो रहा है वहां इस गाड़ी को बैठा दिया जाए, मतलब सहमति में चला जाए। क्योंकि जब तक एक कंसेंसस मेजर पार्टी के बीच में नहीं बनती है तब तक हम संविधान नहीं लिख पाएंगे, संविधान नहीं बना पाएंगे। इसलिए ऐसा सरकार बनाए जो संविधान को ड्राफ्ट भी कर सके, संविधान को अनुमोदन भी कर सके। तो इसके लिए मेजर पार्टी को साथ में आना जरूरी है। और दूसरी बात, इस बीच में एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात इन्होंने की है कि ये तराई मधेश में जो पार्टी थी, जो आंदोलन के बल पर उभर कर आई थी, सरकार बनाने के लालच में इन्होंने उसको तोड़ दिया। ये बहुत ही मतलब एकदम अल्पदृष्टि वाले काम हुआ, क्योंकि जिसके साथ डायलॉग हो रहा है, जो मतलब पार्लियामेंट्री का या डेमोक्रेसी का वो प्रैक्टिस में आ रहा है, इलेक्शन में भाग ले रहा है, मंत्री बन रहा है, तो उस पार्टी को आप नहीं तोड़ेंगे। जैसे अभी मधेश के मुद्दा पर, तराई के मुद्दा पर कोई एक सहमति भी बन पाई, तो वो सहमति कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि वो पार्टी तो फूट गई है, उसको तो आपने तोड़ दिया। तो अब उपेंद्र यादव वाले अगर मान जाएंगे उस सहमति को, तो दूसरा वाला नहीं मानेंगे। हाँ, तो इसलिए ऐसा ब्लंडर उन्होंने किया है। तो अभी भी हम सहमति की राजनीति चाहते हैं कि सहमति बन जाए, सरकार बने, और हमारा 3 चीज है। एक, शांति को स्थायित्व मिले, लेकिन हमें कहना ही पड़ता है कि पूंजीपतियों का या शोषकों का जो शांति है वो चारों ओर से गरीबों की बदहाली, अभाव, कष्ट और आंसू के बीच में रहता है वो शांति। इसलिए वो परमानेंट शांति नहीं बन पाती है। अगर उनके बीच की विभेद जनता से, जब जनता का भय जो कम होता है और जागरण जब आता है, तो उनको शांति पर हमला बन जाता है। वो मतलब शासक के चारों ओर जो बदहाली में जनता जी रहा है, उसका अगर भय कम हो और उनमें जागरण आ जाए, तो यही एक अशांति बन जाती है शासकों के लिए। तो हम विभेद को अंत करके एक मतलब कंपैरेटिव एक शांति चाहते हैं, शांति में जाना चाहते हैं। और दूसरी बात, हम जनता के पक्ष में एक संविधान बनाना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई खाली संविधान बनाने की नहीं है। नेपाल में संविधान नहीं था ऐसी बात नहीं है, नेपाल में संविधान बहुत पहले से था। तो केवल संविधान बनाने के लिए संघर्ष नहीं हो रहा है, जनता के पक्ष में संविधान बनाने के लिए संघर्ष हो रहा है। इसलिए शांति और एक जनपक्षीय संविधान, और वो दोनों चीज प्राप्त करने के लिए बाधा के रूप में ये सरकार जो बीच में बैठी हुई है, इस सरकार को बर्खास्त की करके एक राष्ट्रीय सहमति की सरकार। तो राष्ट्रीय सहमति की सरकार में जब हम सहमति में चले जाते हैं, तो इसका नेचुरल परिणाम ये होता है कि माओवादी को उसका सबसे एक लाइन शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी है। तो अब हमारी पार्टी तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो यही चीज है। तो
अभी शायद प्रश्न उत्तर की भी बात है, तो यहाँ इतना बता दें कि अभी काठमांडू में कुछ लोग लौट गए हैं गांव में, लेकिन उसके बदले में काठमांडू की स्थानीय जनता आने लगी सड़क में। और हमने एक वहां का जो लिग्रोड है उसको एक दिन घेर लिया था, एक सोलिडारिटी शो किया था हमने। तो आंदोलन बढ़ रहे हैं, लेकिन अब बहुत कष्ट में भी हैं हम लोग। और वहाँ की जो चित्र आ रही है कि डायरिया हो रहा है, ये हो रहा है, स्थिति आ रहा है, तो बहुत कष्ट में है। तो वहाँ हमने 18 केंद्र बनाए हुए हैं। तो मैं उस 18 केंद्र में से एक केंद्र का इंचार्ज था यहाँ आने से पहले। ये कार्यक्रम जब मौका मिला तो वहाँ दूसरे को रिपोर्ट करके हमें आना पड़ा। तो वहाँ की जो जनता की मॉडल है वो हाई है। तो हमारे साथ लीडरशिप के लोग यही कह रहे हैं कि जितना कष्ट कर रहे हैं हम करेंगे, जैसे तकलीफ कर रहे हैं हम करेंगे, लेकिन हमारे पक्ष में, जनता के पक्ष में फैसला होना चाहिए। यही वहाँ की जनता की बात है। और वो जो एजुकेशन है, वो अफसर है, वो पीसफुल है। अभी तक उसको जितना भी प्रोवोक करने का कोशिश करें, लेकिन हमारे नियंत्रण में है वो। और हम इस कठिन दौर में हमारे जो दोस्त हैं इंडिया में, जो इंडिया की जनता की डेमोक्रेटिक आंदोलन को नेतृत्व करते हैं, समर्थन करते हैं, आप सबके साथ ऐक्यबद्ध होकर हम एक समृद्ध, स्वाधीन और डेमोक्रेटिक नेपाल बनाने के संघर्ष में हैं। लाभ पड़े हमें ये भी पता चला है कि आप लोग जो है
या नहीं किया, और भारत के साथ अपने रिश्तों का किस हद तक, किस सीमा तक किया। अब जहाँ तक चंदा की बात है, तो इन्हीं बहाने में मधेश के बारे में थोड़ा एक बात बता दूं कि बहुतों को लगता है जैसे कि काठमांडू और गोरखानी, वो मधेश को कहीं कभी नहीं समझा। जो हमारा तराई है ना, उसको कभी अच्छी तरह नहीं समझा, क्योंकि जैसे अभी जब अशांत तराई अशांत हुआ, तो जहाँ सबसे ज्यादा अशांति है, राजविराज, पीरगंज, तो यहाँ के लोग माइग्रेट किए, यहाँ के मध्यम वर्गीय लोग माइग्रेट किए हुए हैं और उन्होंने काठमांडू में माइग्रेट किया है। काठमांडू में वो बाहर में मतलब रेंट में घर लेकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब कहिए, अगर उनमें देशभक्ति नहीं होती, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होती, तो काठमांडू के बजाय दरभंगा चले आते, पटना चले आते हैं। लेकिन वो काठमांडू में अपने को सहज और कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए उनके राष्ट्रीयता के प्रति, उनके राष्ट्रवाद के प्रति हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने तराई मधेश में बहुत साल तक अंडरग्राउंड रहकर काम किया है, तो हम उनको जानते हैं। जहां तक चंदा की बात है, अब पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती है, लेकिन अभी जैसे नेपाल में देखा जाए, इंडिया के बारे में मैं नहीं जानता, नेपाल में और पार्टी के नेता धनी है, हमारा पार्टी धनी है। हमारे नेता निर्धन है, लेकिन पार्टी धनी है। और जैसे ये चीज तो आता रहता है कि चंदा इत्यादि के बारे में बात आता रहता है कि जबरदस्ती किया, ये किया, वो किया, ये आता रहता है। लेकिन हमें जनता से सहयोग मिला है, उसी सहयोग के कारण जैसे कि अभी 4 लाख आदमी को काठमांडू में खिलाना, बैठाना, व्यवस्था करना, ये सहयोग से ही है, जनता के सहयोग से ही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आलोचक है, कोई एक प्रमाण मतलब ला के दे कि उस चंदा पर कहीं घोषणा हुआ, कोई व्यक्तिगत रूप से मतलब नेताओं ने या किसी ने उसका मिसयूज किया। अगर ऐसा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और रही बात जो माओवादी से लड़ते हुए मारे गए, तो माओवादी के साथ लड़ाई में पुलिस और सेना के लोग मारे गए हैं। लेकिन एक बात है कि बहुत जैसे कि अभी भी हम भारत के अखबार में भी देखते हैं कि माओवादी ने जो कमिटमेंट हुआ था वो पूरा नहीं किया, वो जमीन फिरता नहीं किया, जमीन रिटर्न नहीं किया। जो जमीन लड़ाई के समय कब्जा करने आ गया था माओवादी के कब्जा में, उसको रिटर्न नहीं किया गया। सबसे बड़ी मुद्दा ये उठाते हैं वहां के नेपाली कांग्रेस के लोग, एक मुद्दा है। और दूसरी मुद्दा उठाते हैं कि वाईसीएल को विघटन नहीं किया। हमारे कम्युनिस्ट लीग जो है उसको विघटन करने की बात करते हैं। तो पहले मैं ये जमीन की बात पर आता हूं। तो इसके साथ एक चीज जुड़ी हुई थी,